मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 13 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। देखिए, इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बट आज की इस क्लास में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें या तो कुछ हटके सोचने की जरूरत पड़ेगी या तो उस क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और उसको याद नहीं करते और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप में से जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि टीजीटी पीजीटी का जो कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस बैच में डिटेल में थियरी वाइज और टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल वाइज हमने उसको डिस्कस कर दिया है, जो कि चैनल पर 7 अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर वो अपलोडेड है। ठीक है, तो आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं फिजिक्स स्कॉलर के यूट्यूब चैनल पर। दूसरा, अगर आपको टीजीटी पीजीटी के फिजिक्स का कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप टीजीटी पीजीटी के बैच के लिए रजिस्टर करिए और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको उस बैच में अलाउ कर देंगे तो आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं एक दिन चेक कर रहा था कि गूगल प्ले स्टोर पर फिजिक्स स्कॉलर के ऐप का क्या मतलब रिव्यू है लोगों का, तो उसमें देखा मैंने कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि फिजिक्स स्कॉलर का जो ऐप है उसमें कुछ नहीं है और सर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल कोई भी नोट्स कोई भी लेक्चर वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप ऐप के अंदर जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपको सारे मतलब जो उसके अंदर कंटेंट है उसका एक्सेस मिल जाएगा। हमें मतलब आपको परमिशन देना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे 24 घंटे मोबाइल लेकर के बैठा हूं और जैसे ही आपने रजिस्टर किया हमने आपको अलाउ कर दिया। तो कभी कभी वो देर हो जाता है, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे, है ना, कभी कभी 5-6 घंटे। तो जैसे ही हमें टाइम मिलता है और मैं देखता हूँ कि किसी ने भी ऐप को इंस्टॉल किया है और टीजीटी पीजीटी बैच के लिए रजिस्टर किया है तो फिर मैं उसको सभी लोगों को अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने ऐप को इंस्टॉल किया और आपको कोई कंटेंट नहीं मिला है तो आप दोबारा से जाकर के चेक करिए, ऑल कंटेंट सेक्शन में आपको सारा कंप्लीट नोट्स टीजीटी पीजीटी फिजिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने देखा था रिव्यू में कई ऐसे लोगों ने कमेंट किया था और कई लोग मुझे भी व्हाट्सअप करते रहते हैं, तो मैं एक एक लोगों को बताता हूं। तो मुझे लगा कि अगर लेक्चर में ही बता दिया जाए तो जितने भी लोग देखेंगे कम से कम उनको तो पता चली जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और काफी मजेदार क्लास है आज का। इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, a weight mg is suspended to a wire produces an increment small l in its length, work done in the process will be। बिल्कुल भी साधारण क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप सिर्फ वर्क डन देख करके और इसमें दिमाग लगाएंगे तो कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है ना। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए जो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं वो पूरा वर्क उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा करके यहां से यहां हम लेकर के गए, यानी हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया और जब हम इसको यहां से यहां उठा करके ले गए तो हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या किया, वर्क किया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करके यहां ले गए, यानी इस सिस्टम के अंदर जितना भी हमने यहां से यहां वर्क डन किया वो पूरा का पूरा वर्क डन इस सिस्टम के अंदर इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और अगर ये हाइट h है तो आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या, mgh। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है किसी भी स्प्रिंग की अगर हम बात करें, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और खींच करके इसकी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं, सपोज हमने इसकी लेंथ x बढ़ा दी, तो x लेंथ इसकी बढ़ाने में या x लेंथ इसको कंप्रेस करने में जितना भी हमने यहां पर इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है वो पूरा का पूरा वर्क इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है और जिसका फार्मूला होता है 1/2 और ये स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके बाद x²। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से एक और है वायर की, अगर हम बात करें किसी वायर को जब हम खींचते हैं और खींचने में हमें इसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है
है ना, उसको खींचने में। और जितना भी हमने वर्क किया, सपोज ये एल लेंथ है और हमने खींच करके या फोर्स लगा करके इसकी लेंथ को स्मॉल एल बढ़ा दिया, तो इतना लेंथ बढ़ाने में हमने जितना भी वर्क किया वो पूरा का पूरा वर्क इस खींचे हुए इस स्ट्रेच्ड वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आप सबसे पहले तो स्ट्रेच वायर की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये तीनों आप याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के लिए ये है कि सिस्टम के ऊपर जो हमने वर्क किया है वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है ना। इसी तरह से आप जैसे चार्ज वाला पढ़ते हैं, एक इधर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है या दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको एक दूसरे के नजदीक लाने या इनसे दूर ले जाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ता है वो सब वर्क इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपान में R हो जाता है। ठीक, ये सब के सब पोटेंशियल एनर्जी के ही कॉन्सेप्ट है। और इन सब के डेरिवेशन में एक बड़ी कॉमन सी चीज है, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आपने नोट्स में आपको मिल गया होगा, नहीं तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए। सभी के डेरिवेशन में बस इसी बात का ख्याल रखा गया है कि जो भी हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हैं वो चेंज करने में हमने जितना इसके ऊपर वर्क किया है वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और खींचे हुए वायर के लिए 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू में क्या, वॉल्यूम, इंटू में वॉल्यूम। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको सस्पेंडेड वेट दिया हुआ है, यानी वेट कह लीजिए या फिर ये वेट यानी फोर्स कह लीजिए, फोर्स mg दिया हुआ है, वेट या फोर्स। और लेंथ में कितना चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो इंक्रीमेंट हुआ है स्मॉल एल का। तो हम देखिए यहां पर इस फार्मूले को ऐसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि एफ और एल मतलब कि फोर्स और ये इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये इस फार्मूले में हमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो हमें इस फार्मूले को ऐसे मॉडिफाई करना है कि हम एफ और एल का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको डिराइव कर रहे हैं सिंपल सा। 1/2 इंटू, अब देखिए ये जो स्ट्रेस है इसको हम बोलते हैं फोर्स अपान एरिया। ठीक, और इंटू स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। मान लीजिए जो वायर है हमारे पास, ये हमने वायर बना दिया, इसका इनिशियल लेंथ कितना है, एल, और जब हमने इसके ऊपर वेट mg लटका दिया था तो इसके लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुआ था और वो इंक्रीमेंट को हम यहाँ दिखा रहे हैं स्मॉल एल। ठीक, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना है, ए। तो ये हो गया स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अब देखिए वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, इसका ये इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसकी हाइट या लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू कैपिटल एल हो जाएगा। ये इसका वॉल्यूम हो गया इस वायर का। तो देखिए इसमें ए एल और ए एल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, 1/2 इंटू एफ इंटू एल। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी खींचे हुए वायर की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक तो आपको ये तो याद रखना ही है, साथ में आपको ये भी याद रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे ये फार्मूला भी रिपीट होता है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, ये हो गया 1/2 और एफ की जगह पर क्या, एफ की जगह पर ये mg और उसके बाद ये स्मॉल एल, यहाँ पर स्मॉल एल हो जाएगा। तो 1/2 mgl ये हो गया इस वायर के ऊपर किया गया वर्क डन या इस खींचे हुए वायर की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला या वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा mgl/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और साथ में जितना भी हमने पोटेंशियल एनर्जी पीछे बताया वो सब नोट कर लीजिए। आप खींचे हुए वायर के लिए इसका ये दूसरा जो फॉर्म आ रहा है इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आपने देखा ना कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास के। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी। अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी का मतलब क्या, हमने आपको बताया है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और रिजिड बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी उसको बोलते हैं जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वो पुराने शेप और साइज को फिर से मेंटेन कर लेती है, रीगेन कर लेती है, वो क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक।
और ऐसी बॉडी जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब हम फोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो वो पुरानी अवस्था में बिल्कुल नहीं आती, जैसे वो डिफॉर्म हो गई वैसे रह जाए, उसको हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसके ऊपर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने पर उसके किसी भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो। यानी आप ये कह सकते हैं रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसके शेप या साइज में चेंज नहीं होता। ठीक, तो अगर रिजिड बॉडी के शेप और साइज में चेंज नहीं होता तो फोर्स लगाने के बाद उसके लेंथ में कितना चेंज होगा, उसके लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी है और यही डिफिनीशन है इसकी। और आपसे यंग मॉडुलस पूछ रहे हैं तो यंग मॉडुलस का फार्मूला यूज कर लीजिए। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और ये चेंज इन लेंथ यहाँ पर कितना है? जीरो। यहाँ पर जीरो रखेंगे, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। तो रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, क्योंकि उसके शेप या साइज में कोई चेंज नहीं होता, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सोचने की जरूरत थी ना, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजिड बॉडी की बात ना करके हम इलास्टिक और प्लास्टिक की ही बात कर रहे होते हैं, और ज्यादातर इलास्टिक की ही बात कर रहे होते हैं। बट इन्होंने रिजिड बॉडी का पूछ लिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें जीरो कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। टू कैंटिलीवर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मास, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल। ए इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन while B of circular cross section, then ratio of depression at the free ends in them for the same load is। और ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, जो हमने आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस लेक्चर के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करके आप 4-5 क्वेश्चन के बराबर चीजें सीखेंगे, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सप्लीमेंट्री लेक्चर आपको देखना जरूरी है। सप्लीमेंट्री का खास करके आपको थियरी वाला लेक्चर देखना जरूरी है। न्यूमेरिकल तो हम दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर ही रहे हैं मास्टर बैच में, बट इसके पहले का जो बैच हमने पढ़ाया था उसमें जो थियरी का लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको जरूर देखें उन लेक्चर्स को, जिसका लिंक हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधे यूट्यूब पर जो भी टॉपिक आपको टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका वीक है और उसको आपको पढ़ना है, सीधे आप यूट्यूब पर फिजिक्स स्कॉलर और उस टॉपिक का नाम करके सर्च कर लीजिए, आपको सीधे वो यूट्यूब पर मिल जाएगा। या कोई प्लेलिस्ट आप सर्च करना चाहते हैं, मैकेनिक्स हो गया, वेव एंड ऑसिलेशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो सारे टॉपिक को आप सीधे यूट्यूब पर सर्च करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर की बात हो रही है। सबसे पहले आप समझिए कैंटिलीवर किसको बोलते हैं। कैंटिलीवर क्या होता है? अगर हम किसी बीम को एक इंड पर फिक्स कर दें और दूसरे इंड पर फ्री छोड़ दें, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये देखिए कैंटिलीवर है, जो एक तरफ फिक्स्ड हो गया है, क्लैंप हो गया है और दूसरे साइड फ्री है, इसको हम कैंटिलीवर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो कैंटिलीवर की बात हो रही है, ए और बी, दोनों का मास सेम है, यानी आप कह सकते हैं कि कैंटिलीवर ए और कैंटिलीवर बी दोनों का मास आपस में सेम है। फिर सेम लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है। चलिए एल ए और एल बी, मतलब ये जो लेंथ है एल ए और एल बी, दोनों कैंटिलीवर का लेंथ सेम है। सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, तो अब अगर ए सिंबल लिखे एरिया के लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ठीक है अभी इसको आप लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, इसको हम आगे यूज करेंगे। एंड सेम मटेरियल। अब बताइए अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दो कैंटिलीवर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि उन दोनों का यंग मॉडुलस जो होगा, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, ए इज ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब कैंटिलीवर ए जो है उसका ये वाला जो हिस्सा है वो स्क्वायर के फॉर्म का है, और जो कैंटिलीवर बी है उसका ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है? वो सर्कुलर है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक, तो रेशियो ऑफ डिप्रेशन एट द फ्री एंड्स इन देम फॉर द सेम लोड। अगर दोनों पर सेम लोड यहां पर ऐसे लटकाया जाए तो कितना ये बेंड होगा, कितना डिप्रेशन होगा इस फ्री एंड के ऊपर,
ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया हुआ है कि किसी भी कैंटिलीवर के फ्री इंड पर, ध्यान रखिए, किसी भी कैंटिलीवर के फ्री इंड पर डिप्रेशन कितना होगा, कितना वो बेंड होगा। इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3YI। ये किसी भी कैंटिलीवर के फ्री इंड पर डिप्रेशन का फार्मूला है। ये ध्यान रखिए, फ्री इंड के लिए है, फ्री इंड के लिए, ठीक है। और इसमें ये जो आई है वो अलग अलग शेप की बॉडी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें जो ए है वो कैसा है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए या रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, ये होता है बी डी क्यूब अपान 12। और ये स्क्वायर है तो बी और डी दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। अगर ये स्क्वायर रेक्टेंगल होता तब तो ठीक था, लेकिन ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो बी इक्वल टू डी करेंगे, बी इक्वल टू डी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप डी पावर 4 बोल सकते हैं, डी पावर 4 अपान 12 हो जाएगा। ये आई ए की वैल्यू। और दूसरा आई बी जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना होता है, इसके लिए होता है पाई आर पावर 4 अपान 4, ठीक है ना, पाई आर पावर 4 अपान 4। अब ये दोनों वैल्यू आप याद रखें, ये रेक्टेंगुलर के लिए या स्क्वायर के लिए और ये सर्कुलर के लिए। अब हमें इन दोनों को यहां पर यूज करना है, तो आप देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए लिखें अगर ये फार्मूला, तो क्या बनेगा, डेल ए इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज है ना, डेल ए इक्वल टू क्या, डब्ल्यू और एल क्यूब और अपान में हम लिखेंगे 3Y और आई के नीचे हम लिख रहे हैं ए। बाकी किसी के नीचे ए नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो ए और बी दोनों के लिए सेम ही है, डब्ल्यू सेम है, एल सेम है ना, सेम लोड, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ आई अलग अलग है, ठीक है। सर्कुलर का स्क्वायर का अलग और सर्कुलर का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाकी चीजें सेम है। तो इसी तरह से डेल बी के लिए क्या लिखेंगे, डेल बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपान 3YI, और यहां पर हो जाएगा बी, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या निकालना है, हमें दोनों डिप्रेशन का रेशियो चाहिए, तो पहले स्क्वायर वाला है और बाद में सर्कुलर वाला है, तो मतलब डेल ए अपान डेल बी निकालना है, हमें निकालना है डेल ए अपान डेल बी। और यहां से देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 अपान आई ए और यहां बचेगा 1 अपान आई बी, ये उल्टा हो जाएगा, तो आपको रेशियो मिलेगा आई बी अपान में आई ए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप आई बी की वैल्यू रख दीजिए पाई आर पावर 4 अपान 4 अपान आई ए की वैल्यू रख दीजिए डी पावर 4 अपान कितना 12, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 और ये 3 चला जाएगा ऊपर, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई आर पावर 4 और अपान में डी पावर 4, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ सही है, लेकिन अभी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। जो डिप्रेशन का रेशियो हमने निकाला वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पीछे छोड़ा है उसको हमें यूज करना होगा, और वो ये था कि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो क्या है, जो यहां पर ए इज सॉरी यहां पर सेम क्रॉस सेक्शन, यहां दिया हो ना सेम क्रॉस सेक्शन, सेम क्रॉस सेक्शन मतलब कि स्क्वायर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो सर्कुलर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये दोनों का दोनों जो एरिया है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है, और एरिया को इक्वल कर लीजिए। देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, स्क्वायर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर वाले का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड को हमने डी या बी नाम दिया है, डी नाम दे दिया है, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, तो डी पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर आर पावर 4, और ये वाली वैल्यू को हम यहां पर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो 3 पाई आर पावर 4 अपान डी पावर 4 की जगह पर पाई स्क्वायर आर पावर 4, पाई स्क्वायर आर पावर 4, आर पावर 4 से आर पावर 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, यहां 3 बचेगा, यहां पाई बचेगा, यानी डेल ए अपान डेल बी, डेल ए रेशियो डेल बी इज इक्वल टू 3 रेशियो क्या पाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं, आप इन सब को कॉपी में जरूर नोट करें, खास करके तो आप फ्री इंड के लिए, कैंटिलीवर के लिए डिप्रेशन का फार्मूला, दूसरा ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए और ये स्क्वायर बॉडी के लिए कितनी होगी, तो बी डी क्यूब अपान 12 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पाई आर पावर 4 अपान 4, ठीक है ना। यहाँ पर रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर हो गया तो हमने बी और डी को आपस में बराबर कर दिया, बाकी को सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज डिप्रेस्ड बाय 15 मिलीमीटर एट द लोड इंड, एट द लोड इंड मतलब एकदम फ्री इंड जिसको बोलते हैं, लोड इंड मतलब फ्री इंड जहां क्लैंप नहीं किया गया,
द डिप्रेशन एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड विल बी। ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो फार्मूला है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि नोट्स में ये मिस हो गया था। अभी अभी आपने देखा कि जब हम किसी कैंटिलीवर की बात करते हैं और कैंटिलीवर को इस तरीके से हम, यही कैंटिलीवर होता है, ये देखिए क्लैंप्ड है और मतलब फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है, यहाँ पर हम लोड लटकाते हैं और लोड लटकाने के बाद ये बेंड हो जाता है और बेंड होकर के कुछ ये ऐसे चला जाता है। ये वाली जो यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम डिप्रेशन लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लैम्डा है इसकी अगर हम बात करें, सॉरी डेल्टा है, ये जो डेल्टा निकल के आ रहा है, इस डेल्टा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फ्री एंड के लिए, फ्री एंड के डिप्रेशन के लिए फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू WL³ अपान 3YI। ये फार्मूला आपका किसके लिए है, फ्री एंड के लिए। लेकिन अगर फ्री एंड के लिए नहीं, बल्कि किसी फ्री एंड की बजाय यहाँ 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 कितना डिप्रेशन होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वेट लटकाते, या तो एक काम कर लीजिए, हम आपसे अगर पूछें कि बताइए यहाँ पर कितना डिप्रेशन हुआ, ये वाला डिप्रेशन कितना है, ये वाला डिप्रेशन कितना है, या ये वाला डिप्रेशन कितना है, ये वाला तो हमने निकाल लिया इसका फार्मूला ये। लेकिन इस फिक्स्ड एंड से एक्स डिस्टेंस पर अगर हमें डिप्रेशन निकालना हो, एक्स डिस्टेंस पर डिप्रेशन निकालना हो, तो है ना, अब यहां पर लिख रहे हैं एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड, यहां से जहां फिक्स्ड किया गया है वहां से एक्स डिस्टेंस पर अगर हमें डिप्रेशन निकालना है, तो इसका फार्मूला देखिए कैंटिलीवर के लिए, डेल इक्वल टू ये होता है W अपान YI ब्रैकेट में LX² अपान 2 माइनस x⁻3/6। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, और इसी में जब आप x की बजाय x इक्वल टू L कर देंगे तो आपको ये पूरा केस मिल जाएगा, है ना। x की अगर ये x है और x इक्वल टू ये पूरा लेंथ के बराबर कर दे L, तब तो आप फ्री एंड के ऊपर आ जाएंगे, तो फ्री एंड वाला फार्मूला आपको यहां से ऐसे मिल सकता है। तो एक तरह से इसको आपको एज अ जनरल फार्मूला याद रखना चाहिए कि फिक्स्ड एंड से किसी भी x डिस्टेंस पर डिप्रेशन का ये फार्मूला है। अगर x इक्वल टू L रख दें तो फ्री एंड के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इसमें वैल्यू को पुट करके और कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक, देखिए क्या क्या है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब जो कैंटिलीवर की टोटल लेंथ है L वो है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा 100 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, डिप्रेशन कितना हो रहा है फ्री एंड के ऊपर, फ्री एंड के ऊपर डिप्रेशन हो रहा है 15 मिलीमीटर, यानी ये वाली वैल्यू जो है इसको डेल कह रहे हैं तो इसको डेल डैश कह लीजिए। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें डेल डैश निकालना है और डेल ये दिया हुआ है, तो ये जो डेल है वो कितना है 15 मिलीमीटर, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ मीटर। ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा, द डिप्रेशन एट द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर पर पूछ रहे हैं और टोटल लेंथ कितना था 50 सेंटीमीटर, तो यानी 50 से पहले ही पूछ रहे हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, इसको आप 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 मीटर, और ये हो गया 0.3 मीटर x की वैल्यू। और क्या बच गया, बस, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल एस। तो ये सारी वैल्यू हमने यहां पर लिख दी है, इन सारी वैल्यू को आप इसके अंदर रखिएगा और इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा, इसको आप भी आपको यूज करना होगा, क्योंकि आपको देखिए YI W नहीं पता है। सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, ये डेल की वैल्यू जो यहां पर दी हुई है, ये डेल की वैल्यू आप यहां रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे, और यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आप W/YI की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 से W/YI की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि सब कुछ बाकी दिया हुआ है, और W/YI जो यहां से निकलेगा उसको आप यहां पर रखेंगे और बाकी L और X की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो आपको जो आंसर चाहिए होगा वो आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन सिर्फ बचा हुआ है, कौन सा आंसर करेक्ट है आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं A steel wire has a cross sectional area of 1 centimeter square. How much force is required to triple its length? एक स्टील वायर है और उस स्टील वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यानी कुछ आप देख लीजिए, ये मान लीजिए स्टील वायर है और इसका जो ये एरिया क्रॉस सेक्शन है इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो करें इसकी लेंथ को 3 गुना करने के लिए, वैसे तो खींचने पर पतला होगा बट हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, 3 गुना करने के लिए, मतलब यहां पर ये इनिशियल लेंथ था, तो 3 गुना इसकी लेंथ को करने के लिए कितना फोर्स इसके ऊपर लगाने की जरूरत होगी, ये हमें बताना है। आप बताइए, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इसकी लेंथ को बढ़ा करके 3 गुना कर दें, तो मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के 2 गुने के बराबर है। जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के 2 गुने के बराबर है। और हमें फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, वाई की वैल्यू भी दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। तो आपको पता है फार्मूला, यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अलग से कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस कैसे निकलेगा, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन। फोर्स तो पूछ ही रहे हैं बट एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सावधान रहेंगे ऐसी जगहों पर, जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 10 पावर माइनस 2 मीटर, और अब करेंगे इसका स्क्वायर तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 और क्या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे 10 पावर माइनस में 4 MKS सिस्टम में। ठीक, स्ट्रेन निकाल लीजिए, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन निकाल लीजिए। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ऐसे लिख लीजिए, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और यहाँ पर देखिए लेंथ जो है 3 गुना हो गया है, इसका मतलब ये इतना जो है वो चेंज इन लेंथ है, जो कि इनिशियल लेंथ के 2 गुने के बराबर है। तो चेंज इन लेंथ की जगह पर हम 2L रखेंगे और इनिशियल लेंथ की जगह पर L रखेंगे, इससे ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, आपको स्ट्रेस मिल गया, आपको स्ट्रेन मिल गया। आप ये यंग मॉडुलस का जो फार्मूला है इसमें आप ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू स्ट्रेस यानी कि F अपॉन 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब 2 का मतलब 2 अपॉन 1, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा F अपॉन 10 पावर माइनस 4 और इंटू में 2 अपॉन 1, और y की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाली वैल्यू को भी रख देते हैं 2 इंटू 10 पावर 11, 2 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, अब देखिए इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये 10 पावर माइनस 4 जो है वो इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू ये पूरा पार्ट इधर जाएगा, तो 10 पावर 11 10 पावर 11 इंटू 10 पावर माइनस में 4 कितना हो जाएगा, ये 10 पावर में 7, ये आ जाएगा 10 के पावर में 7। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है, ये जो 2 अपान 1 था ये उल्टा होके 1 अपान 2 होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपान 2, है ना, इसलिए ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, बल्कि 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के ये 4 बन जाएगा, है ना, 2 और 2 4 बन जाएगा, तो यहाँ 4 भी रहेगा, 4 इंटू 10 पावर ये 11 माइनस 4 करेंगे तो 7, तो 4 इंटू 10 पावर 7, एफ की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन। यानी इस वायर को, इसकी लेंथ को 3 गुना करने के लिए 4 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस y इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। मतलब y की जो वैल्यू है वो ईटा की वैल्यू का 2.4 टाइम्स है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो या पॉइसन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। एक तो ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है, इसके साथ सेम टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सेम टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो जीआईसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है, यंग मॉडुलस वाई जो है वो ईटा के 3 गुने के बराबर है, 3 टाइम्स है ना, सॉरी 2.4 टाइम्स। तो y इक्वल टू 2.4 टाइम्स ऑफ ईटा, ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, हमें सिग्मा की वैल्यू बतानी, सिग्मा की वैल्यू बतानी। तो देखिए इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से, y के मतलब जिसको b बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, ईटा और सिग्मा, इन चारों के बीच में रिलेशन बताने वाले 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, नहीं तो इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सारे पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूले और इनके बीच के सभी के आपस के रिलेशन, ये आपको आना चाहिए, तभी आप इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन फार्मूले इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूले अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। तो मैं आपको फिर से यहां रिपीट करा देता हूं। y के 2 फार्मूले हैं, y इक्वल टू 3k
1 माइनस 2 सिग्मा, एक तो ये है। दूसरा y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, एक तो ये है। तीसरा है 9 बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के। ठीक है ना, 9 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के, एक तो ये फार्मूला हो गया। इसके अलावा एक फार्मूला ये है, जब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं तो सिग्मा को लेकर के एक फार्मूला निकल के आता है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, और वो फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू 3 ईटा माइनस 2 के। ठीक है ना, सॉरी 3 के माइनस 2 ईटा, ये उल्टा हो गया, 3 के माइनस 2 ईटा और अपान में 6 के प्लस 2 ईटा, ये फार्मूला है। ठीक है ना, ये चारों फार्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट के, तभी आप इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए और ये दोनों सीधे सीधे फार्मूले पूछे जाए। ये दोनों सीधे सीधे फार्मूले दिए जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाता है, 4 ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं, बाकी इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला जो रिलेशन है, ये वाले रिलेशन को पाने के लिए आपको कुछ भी, अगर मान लीजिए आपको ये भूल भी जाए तो आप इन दोनों को इस्तेमाल करके इस वाले रिलेशन को आपस में मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, दोनों को आपस में इक्वेट करिए, सिग्मा की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चारों फार्मूले आप याद कर लीजिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए जो k है ना, ये बल्क मॉडुलस है, जिसको आप b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। y और ईटा का रिलेशन हमें यूज करना पड़ेगा, तो y और ईटा का रिलेशन इस क्वेश्चन में है, इस फार्मूले में है। तो y इक्वल टू 2 ईटा और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू है 2.4 और ईटा इज इक्वल टू यहाँ से 2 ईटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा। ईटा से ईटा कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2 इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू 0.2। ठीक है ना, तो पाइसन रेशियो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए। y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 9 बाई वाई इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के, और लास्ट है सिग्मा इक्वल टू 3 के माइनस 2 ईटा अपान 6 के प्लस 2 ईटा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं कि द पॉइजन्स कांस्टेंट फॉर स्टील given its young modulus y equal to 2 into 10 power 11 Newton per meter square and modulus of rigidity eta equal to 8 into 10 power 10 Newton per meter square will be। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में y और ईटा का एक रिलेशन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में आपको y और ईटा की सीधे सीधे वैल्यू गिवन है और आपसे सिग्मा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर आपका आ रहा है। पिछला क्वेश्चन टीजीटी 2021 में और सेम टाइप का ये क्वेश्चन जीआईसी 2021 में। ठीक है ना, देख रहे हैं पैटर्न को आप। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ये जो चारों इक्वेशन है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए टीजीटी और पीजीटी का, अगर इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये चारों में से कोई ना कोई जरूर इन्वॉल्व होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं, द टॉर्सनल कपुल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ l/2 रेडियस स्मॉल r एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाई 1 टर्न विल बी। यानी एक आपको सिलेंडर को ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने में कितना टॉर्सनल कपुल यूज होगा। टॉर्सनल कपुल मतलब ट्विस्टिंग कपुल, किसी सिलेंडर को पकड़ के ऐसे ऐठेंगे तो उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग कपुल। तो ट्विस्टिंग कपुल की जो वैल्यू होती है उसका एक फार्मूला होता है ट्विस्टिंग कपुल टाउ। ट्विस्टिंग कपुल को टॉर्सनल कपुल भी बोलते हैं, ट्विस्टिंग या टॉर्सनल कपुल टू ट्विस्ट अ सिलेंडर इज गिवन बाय टाउ इक्वल टू सी इंटू थीटा होता है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, टॉर्सनल सिलेंडर को टॉर्सन करने के लिए या उसको ट्विस्ट करने के लिए जो उसके ऊपर वर्क डन होता है, अगर हम वर्क डन की बात कर लें, यहाँ पर हम वर्क डन का भी फार्मूला लिख देते हैं, ये होता है 1/2 c थीटा स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिए। कितना वर्क डन हुआ उसका ये फार्मूला है, कितना ट्विस्टिंग कपुल यूज हुआ वो ये फार्मूला है। दोनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर तो आपका एक होमवर्क रहेगा लास्ट में, लेकिन इसके ऊपर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 टर्न। 1 टर्न का मतलब क्या, पूरा एक चक्कर उसको रोटेट कर देना है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा एक चक्कर रोटेट करेंगे
तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक टर्न के लिए, एक चक्कर के लिए 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन, है ना, यहाँ पर रेडियन में वैल्यू यूज करना है। और सी जो है, सी का फार्मूला होता है ईटा पाई आर पावर 4 अपान 2l, ये फार्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट। अगर हम थीटा की वैल्यू 1 रख दें तो टाउ इक्वल टू सी के हो जाएगा, यानी ट्विस्टिंग कपुल ही सी के बराबर होता है, लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू 1 रेडियन होगी, यानी ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट को ही हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें टाउ निकालना है। अब आप इसमें देख लीजिए क्या क्या गिवन है, आपको 2 पाई रखना है और बाकी इसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू सी की जगह पर ईटा पाई आर पावर 4 अपान 2 इंटू एल, एल मतलब लेंथ, और लेंथ कितना है, लेंथ है l/2, यहाँ पर रखेंगे l/2, ठीक है ना। ये स्मॉल एल यहाँ पर अगर हम फार्मूले में यूज करें तो स्मॉल एल की वैल्यू यहाँ पर l/2 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या, थीटा, थीटा की जगह पर क्या 2 पाई, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये पाई और ये पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा टाउ इक्वल टू ईटा और ये पाई स्क्वायर, पाई और पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, और आर पावर 4, और ये अपान वाला 2 ऊपर चला जाएगा और अपान में क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। ये हो गया सिलेंडर के लिए टॉर्सनल कपुल, एक पूरा चक्कर घुमाने के लिए टॉर्सनल कपुल की ये वैल्यू 2 ईटा पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपान एल। इसमें ढूंढ लीजिए 2 ईटा, ये वाला 2 ईटा पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपान में एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ मुश्किल चीज नहीं था, हमने बताया आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, या तो उस क्वेश्चन में कुछ सोचने की जरूरत है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्क डन वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो किसी भी सिलेंडर को ट्विस्ट करने में जो वर्क डन है उसका ये फार्मूला याद कर लीजिए, और जो ट्विस्टिंग कपुल है, टॉर्क है, उसके लिए है टाउ इक्वल टू सी इंटू थीटा। तो इसमें जो सी है वो सी आप जरूर याद रखें, ये वाला सी, ईटा पाई आर पावर 4 अपान 2l, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी टीजीटी 2021 का है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं दी लेंथ ऑफ अ वायर इज L1 अंडर टेंशन T1, मतलब एक वायर है, एक वायर है, इस वायर के ऊपर टेंशन T1 लगाया गया है, मतलब फोर्स T1 लगाया गया, उस कंडीशन में फोर्स लगाने पर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L1। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि L1 जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ है, इनिशियल लेंथ या फाइनल, इनिशियल लेंथ नहीं है बल्कि ये फाइनल लेंथ है, यानी एक्सटेंडेड लेंथ है। पहले कुछ इतना रहा होगा, हो सकता है पहले मान लीजिए कुछ इतना रहा होगा इनिशियल लेंथ L, लेकिन हमने जब उसके ऊपर T1 टेंशन लगाया, T1 फोर्स या वेट लटकाया, तो फिर इसकी लेंथ जो है बढ़ करके कितनी हो गई, L1 हो गई। और इस टाइम जो टेंशन है वो क्या है, T1 है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि जब हम T2 टेंशन लगाते हैं तो जो लेंथ है वो जो, हाँ, जब हम T2 टेंशन लगाते हैं तो लेंथ कितनी हो जाती है, L2 हो जाती है। सेम वायर थी, सेम वायर L लेंथ वाली, जब हमने इसके ऊपर T2 टेंशन लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, इसकी लेंथ बढ़ के हो गई L2, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, L2, और इस टाइम जो टेंशन लग रहा है वो क्या है, T2। तो आपको बताना है कि इसमें से नेचुरल लेंथ क्या होगा वायर का, नेचुरल लेंथ मतलब यही इनिशियल लेंथ जो L था उसकी वैल्यू बतानी। तो आप सिंपल सा इसमें यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज करिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको फाइनल लेंथ दिया हुआ है, आपको फोर्स या टेंशन दिया हुआ है, फाइनल लेंथ दिया हुआ है, फोर्स और टेंशन दिया हुआ है, दोनों सेम वायर हैं तो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होगा, दोनों सेम वायर हैं, दोनों का लेंथ भी सेम दिया हुआ है, तो और दोनों का यंग मॉडुलस भी सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल के हैं, सेम ही चीज है, दो बार दो अलग अलग कंडीशन में यूज किया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे यंग मॉडुलस का फार्मूला, और यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या बोलता है, फोर्स अपान एरिया, ये स्ट्रेस और अपान में स्ट्रेन, स्ट्रेन में लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपान में इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ को हमने L नाम दिया हुआ है और ये चेंज इन लेंथ है। तो यहाँ से इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा F अपान A इंटू L और अपान में डेल्टा L। ये जो फार्मूला यंग मॉडुलस का हमें मिल रहा है, इस फार्मूले को हम दोनों केसेस में यूज करेंगे, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा y इज इक्वल टू F की जगह पर फोर्स यानी टेंशन लिखेंगे पहले कंडीशन में, तो ये हो जाएगा T1 अपान एरिया क्रॉस सेक्शन A। लेंथ की बात करें, इनिशियल लेंथ दोनों में L ही था, वायर वही था, तो L हो गया
और डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। तो अगर हम यहां पर चेंज इन लेंथ निकालें डेल्टा एल इस वाले वायर के लिए, तो L1 में से L को माइनस करिए, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करिए, ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं L1 माइनस में L। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए सेम तरीके से लिखें, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 अपान A और इनिशियल लेंथ L, और यहां पर हो जाएगा L2 माइनस में L। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों के दोनों y की वैल्यू है, सेम वायर सेम मटेरियल का यंग मॉडुलस है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। और दोनों को आप इक्वल करके देखिए, सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, T1 अपान A इंटू L अपान L1 माइनस L इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा T2 अपान A इंटू L अपान L2 माइनस L। और यहां से बहुत सारी चीजें होंगी जो कैंसिल भी होंगी आपस में, जैसे ये वाले L से ये वाला L कैंसिल हो गया, ये वाले A से ये वाला A कैंसिल हो गया। बस अब जो बच गया उसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या बचा कि T1 अपान L1 माइनस L इज इक्वल टू T2 अपान L2 माइनस L। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना नेचुरल लेंथ यानी कि इनिशियल लेंथ स्मॉल l। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्या हो जाएगा, T1 L2 माइनस T1 L इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा T2 L1 माइनस T2 L। और ये जो L है, आप एक काम कर सकते हैं, इस वाले L को आप चाहे तो उधर ले जाइए, है ना, इसको आप इधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा T1 L2, और इस वाले को उधर ले आइए माइनस T2 L1 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस बनेगा, और L को अगर कॉमन ले लें, तो L को कॉमन लेने के बाद इधर से क्या हो जाएगा, ये T1 माइनस में हो जाएगा क्या, T2। ठीक, और आपको L की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा पार्ट इसमें आके डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फाइनल आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है T1 L2 माइनस T2 L1 अपान में क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, यही स्मॉल l यानी इनिशियल या नेचुरल लेंथ की वैल्यू। अब इसमें आप ढूंढ लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। एक तो माइनस वाला सिर्फ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, और वो ऑप्शन है आपका सी। और इसमें क्या है, T1 L1 माइनस T2 L2 और अपान में T2 माइनस T1। नहीं, T2 माइनस T1 तो मान लीजिए हो सकता है, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा, अगर माइनस को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा T2 L1 माइनस T1 L2, और अपान में यहाँ से आ जाएगा क्या, T2 माइनस T1। ये आंसर हो सकता है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप सही कर लेंगे इसको, T2 L1 माइनस T1, यहाँ पर T1 L2, और अब सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और आंसर यही आएगा, T2 L1 माइनस T1 L2 अपान में T2 माइनस T1। या तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए, आप तो या तो इस फॉर्मेट में लिखिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड डायमीटर हैविंग लेंथ इन द रेशियो 2:1, द स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, अच्छा, आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द वायर्स इज। ठीक है, सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है आप उसको लिखिए, तो कुछ दिमाग काम करता है। वायर है सेम मटेरियल का, सेम मटेरियल का मतलब दोनों का यंग मॉडुलस सेम होगा, कहने का मतलब यही है। डायमीटर सेम होने का मतलब कि रेडियस भी दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए रेडियस भी दोनों का सेम हो जाएगा। और लेंथ का जो रेशियो है, लेंथ का रेशियो मतलब L1 रेशियो L2, दो वायर हैं, दोनों के लेंथ का रेशियो है 2:1, मतलब जो पहला वायर है वो दूसरे के 2 गुना है। और सेम फोर्स लग रहा है दोनों पर, ठीक है, तो F1 बराबर हम कह सकते हैं क्या, F2। और हमें बताना क्या है, हमें वर्क डन का रेशियो बताना, यानी हमें W1 रेशियो W2 बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपने अभी अभी पीछे एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि W इक्वल टू आपने जो निकाला था, W इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही पढ़ा था, है ना। किसी भी वायर को खींचने में, किसी भी वायर, देखिए वायर को खींचा जा रहा है ना सेम फोर्स लगा करके, तो किसी भी वायर को खींचने में जितना हम वर्क डन करते हैं वो एक्चुअल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें वर्क डन का रेशियो चाहिए, यानी हमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हमें ऐसे कन्वर्ट करना होगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन है हमारे लिए। ठीक है, और इसमें हमें स्ट्रेस लिखना होगा, स्ट्रेन लिखना होगा, वॉल्यूम लिखना होगा। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, 1/2 इंटू F इंटू L, जहां पर L क्या है, L मतलब चेंज इन लेंथ, और ये क्या है, W। ठीक है ना, W। तो इसका मतलब अगर हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करें, तो इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करने पर क्या हो जाएगा, W1/W2 इज इक्वल टू
इनका रेशियो ले लीजिए, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा F1 L1 अपान F2 क्या L2, F2 L2। यहाँ पर दोनों का रेडियस वायर का सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसका मतलब कि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये आपस में सेम हो जाएंगे। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से और लेंथ की वजह से आएगा। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता ही, बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। W1 अपान W2 इक्वल टू L1 अपान L2 हो जाएगा, और L1 अपान L2 कितना है 2/1। तो इसका मतलब W1 और W2 का जो रेशियो होगा वो भी वही होगा जो कि लेंथ का रेशियो है, यानी कि 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट नहीं पता होगा तो फिर इस क्वेश्चन में या तो आप टाइम बहुत ज्यादा लगाएंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, उसको कन्वर्ट करते करते यहां पर आएंगे, या तो फिर आप ये क्वेश्चन को गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये वर्क डन पूछे हैं, लेकिन हमें तो जो फार्मूला पता है वो तो पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिए आप। तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप इसको डिराइव करके यहां से यहां पहुंचेंगे, इसको याद करिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट स्प्रिंग व्हेन 1 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड ऑन इट्स एंड इज 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी जो है 4 दिया हुआ है, और कितना मास लटकाने पर 1 किलोग्राम। इफ 4 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड टू द सेम स्प्रिंग देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी। और ये LT ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया जो 2018 में हुआ था। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के ऊपर 1 किलोग्राम का वेट लटकाया गया। तो 1 किलोग्राम का जब इसके ऊपर आप वेट लटकाएंगे तो वेट लटकाने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन इलास्टिसिटी की वजह से थोड़ा ऊपर आएगा, और ऊपर नीचे इस तरीके से ये ऑसिलेट करने लगेगा। और इसका जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दिया हुआ है पहले केस में, जब 1 किलोग्राम मास यहाँ पर लटकाया गया था, M1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो N1 इक्वल टू कितना है, ये है आपका 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड। चलिए 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड। और आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इसके ऊपर 1 किलोग्राम की बजाय 4 किलोग्राम मास लटका दें, 4 किलोग्राम मास लटका दें, तो 4 किलोग्राम मास लटकाने के बाद इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यानी N2 की वैल्यू आपको बताएं। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा। एक तो आप ये फार्मूला जानते हैं, ऑसिलेशन के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मैं पहले, T इक्वल टू 2 पाई, पहले टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी उसका उल्टा होता है। T इक्वल टू 2 पाई √L अपान जी, या डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन आपको पता होगा, है ना। स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई √L अपान जी, या इसी को इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। और ये जो L अपान जी होता है वो किसके बराबर होता है, L अपान जी इक्वल टू होता है किसके, ये होता है M अपान K के इक्वल, जहां पर K जो है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग का क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और क्वेश्चन में करेंगे सेम स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सेम ही होगा। तो L अपान जी इक्वल टू M अपान K, ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन से हम चाहे तो L अपान जी को M अपान K से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई, और अंडर रूट जो L अपान जी था वो क्या हो जाएगा M अपान में K। M मतलब मास और K मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, हमें फ्रीक्वेंसी का चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी में इसी का उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा 1 अपान 2 पाई, और अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा K अपान में क्या M। ठीक है ना, K अपान में M। अब यहाँ से आप रेशियो ले लीजिए, दो कंडीशन के लिए रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 अपान N2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर K1 अपान M1 होगा, ठीक है ना, K1 अपान M1, और दूसरे वाले का K2 अपान M1, तो अंडर रूट में ऐसे आएगा K1 अपान M1 डिवाइडेड बाई K2 अपान M2, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई जब करेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में K1 अपान M1 और इनटू में M2 अपान में K2, और K2 और K1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों स्प्रिंग क्या हैं, दोनों स्प्रिंग सेम है, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम ही होगा, तो ये कैंसिल हो गया। आपको मिल गया अंडर रूट क्या, M2 अपान में M1, और M2 की वैल्यू 4 है, M1 की वैल्यू 1 है, तो 4 अपान 1 करेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी N1 अपान N2 इज इक्वल टू 2, N1 अपान N2 इक्वल टू 2, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें तो N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 अपान में 2, और N1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पहले ही गिवन थी कितनी, 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो यहां पर हो जाएगा 4 अपान 2, यानी कि 2 ऑसिलेशन पर
सेकेंड, 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी अगर हम मास 1 किलोग्राम की बजाय 4 किलोग्राम रखेंगे तो जो इसका ऑसिलेशन था, वो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो 4 ऑसिलेशन पर सेकेंड था, वो कितना हो जाएगा, 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये फार्मूला आप याद रखें, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखने हैं। एक तो आपको सीधे सीधे ये वाला याद होना चाहिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के। ठीक है ना, एक तो ये याद होना चाहिए, और दूसरा आप ये भी याद कर सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ठीक है ना, इसी फार्मूले को हम इस फार्मूले में लिख सकते हैं अगर हम एल अपान जी को एम अपान के से रिप्लेस कर दें, ये आपस में इक्वल होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में इन सब के बारे में हमने वीडियो में, लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइसन रेशियो इज 0.20 if the average intermolecular distance between the molecules is 3 angstrom, then the interatomic force constant, interatomic force constant मतलब वही स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको पता ना कि दो एटम, किसी भी सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं और ऐसा इनका वाइब्रेशन होता है जैसे लगता है कि ये दोनों किसी स्प्रिंग से जुड़े, है ना। किसी भी सॉलिड के एटम को हम स्प्रिंग से जुड़ा हुआ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ दो ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट करता है, बिल्कुल उसी तरह से जो सॉलिड के एटम है वो भी आपस में इसी तरीके से इलास्टिक स्प्रिंग से जुड़े हुए माने जा सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहां पर क्या दिया जा रहा है, इन दोनों एटम के बीच में जो इलास्टिक स्प्रिंग हम इमेजिन कर रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमसे पूछा जा रहा है। और इन दोनों एटम के बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है आर या आर नॉट जिसको हम बोलते हैं, वो वैल्यू गिवन है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर नॉट है 3 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.20, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और बल्क मॉडुलस के की वैल्यू गिवन है, बी या के की वैल्यू कितनी है, इसी को बी भी बोलते हैं, 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आपको गिवन है और आपको के की वैल्यू बतानी। तो इसका हम पहले आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दें। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू वाई इंटू में आर नॉट। ये फार्मूला आप याद करिए। ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो के इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट, जहां पर आर नॉट क्या है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, और वाई तो आपको पता है यंग मॉडुलस है। और इसी वाई की वैल्यू निकालने के लिए ही हमें के और सिग्मा की वैल्यू गिवन थी। तो आप वाई का ऐसा रिलेशन यूज करिए जिसमें के और सिग्मा आता हो। तो वाई इक्वल टू 2 ईटा वाला नहीं, वाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा, वाई इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से हम 3 के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू रख दीजिए 10 पावर 10, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा, सिग्मा मतलब कितना 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, 1 में से माइनस करेंगे 0.6 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18, यानी 1.8 इंटू 10 पावर कितना, इंटू 10 पावर 10। ठीक है ना, ये 0.4 और 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे 0.6 आएगा, 0.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.8 और 10 पावर 10। ये हो गया y की वैल्यू, और ये जो y की वैल्यू है आप उसको यहाँ पर रख दीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1.8 इंटू 10 पावर 10 इंटू आर नॉट की वैल्यू देखिए एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए, 10 पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 10 पावर माइनस में 10, और 3 इंटू 1.8 18 गुणे 3 54, 5.4 इंटू ये 10 और माइनस 10, ये पूरा ही खत्म हो गया, तब तो 10 यानी ये तो पूरा खत्म ही हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 5.4, और यूनिट आप देख ही रहे हैं के की यूनिट आप चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ से आप निकालेंगे तब भी आएगा न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। यहाँ से निकालेंगे वाई का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो न्यूटन पर मीटर, यानी 5.4 न्यूटन पर मीटर। ये हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट यानी इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5.4 न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे बढ़े, तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला नोट करना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सीधे सीधे आपसे फार्मूला पूछा गया है, और ये फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि द रिलेशन बिटवीन पॉइजन रेशियो सिग्मा बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। तो ईटा के और सिग्मा के बीच का रिलेशन बताना है। अभी अभी हमने पीछे आपको 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवाए थे, उन चारों इंपॉर्टेंट रिलेशन में से लास्ट वाला रिलेशन यही था
कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस में क्या 2 ईटा, यही तो था। तो 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 6k प्लस 2 ईटा उल्टा करके दिया हुआ है। और अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया दूसरा तरीका इसका। दूसरा तरीका इसका यही है कि आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये रिलेशन आप याद रखिए और इन दोनों को आपस में इक्वेट करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 6k प्लस 2 ईटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू इट्स डेंसिटी वॉल्यूम फाइनल प्रेशर स्पेसिफिक हीट। देखिए गैसेस की दो तरह की इलास्टिसिटी होती है, गैसेस में दो तरह की इलास्टिसिटी होती है। एक का नाम है, अब दूसरा क्वेश्चन तो यहां नहीं लिखा है लेकिन हम दोनों बता देते हैं आपको। एक होता है आपको आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, है ना, एक होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। और इस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को ज्यादातर बुक्स में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगहों पर ई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ठीक है। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है प्रेशर के। किसी भी गैस का आइसोथर्मल इलास्टिसिटी निकालना है तो वो उसके बिल्कुल प्रेशर के एग्जैक्ट इक्वल आता है। दूसरा एक होता है आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक, ये सब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गैस की। और जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होती है, एडियाबैटिक जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका होता है गामा इंटू पी। ठीक है ना, गामा इंटू पी के बराबर, जहां पर गामा क्या है, ये कांस्टेंट है। तो यहां पर ई टी यानी कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और ये आपका आइडियाबैटिक इलास्टिसिटी, दोनों के फार्मूले आप याद रखें और इनके बीच में एक रिलेशन भी यहां पर होता है। देखिए ई एस अपान ई टी, मतलब एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अपान आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा पी अपान में क्या पी, और पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। तो आप ये पूरा रिलेशन भी एक साथ इकट्ठा लिख करके याद कर सकते हैं ये। ठीक है, और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि फाइनल प्रेशर या प्रेशर के इक्वल होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब हो सकता है अगली बार एग्जाम में आपसे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं तो वो गामा इंटू पी के बराबर होता है। हो सकता है गामा और पी की वैल्यू दे करके आपको एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू सीधे सीधे पूछे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेडियस स्मॉल आर इज वाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू एल बाई टू एंड रेडियस इज आर बाई टू देन इट्स यंग मॉडुलस विल बी। आप तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको पॉज करके आप कैलकुलेट करके पहले आप सॉल्व करिए, फिर बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है ना। हमारे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसका आंसर गेस करिए या सॉल्व करके बताइए। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। देखिए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा उसका तो आंसर आ गया होगा। एक्चुअल में इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है कि जब लेंथ एल था और उसका रेडियस आर था वायर का, तब उसका यंग मॉडुलस जो था वो वाई था। अगर हम इसके लेंथ को घटा करके एल से एल बाई टू कर दें और रेडियस आर को घटा करके आर बाई टू कर दें तो यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है यंग मॉडुलस जो है वो किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लेंथ, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन और उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी वायर का जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, वो रो उस वायर का, उस मटेरियल का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो एल्युमिनियम है तो उसका रो वही रहेगा, चाहे वो एल्युमिनियम छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो इलास्टिसिटी कांस्टेंट है यानी कि यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ये जो है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि उसके शेप और साइज की। इसीलिए यंग मॉडुलस की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम लेंथ को आधा करें, 2 गुना करें, 4 गुना करें, रेडियस को कम करें, ज्यादा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर वाई ही होगा। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको ऐसे क्वेश्चन में। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए लेंथ एल बाई टू, रेडियस ऐसा करके पूरा इन्होंने दिया हुआ था। ठीक, तो यंग मॉडुलस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके शेप या साइज पर नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, a wire can be broken by applying a load of 20 kilogram weight. The force required to break the wire of twice the diameter is. किसी वायर को ब्रेक करने में, यानी उसका जो ब्रेकिंग फोर्स है वो है 20 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है। 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है जी न्यूटन के, यानी कि 9.8 न्यूटन के। ठीक है ना, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की। तो आपको बताना है कि जब वायर का डायमीटर 2 गुना होगा, डायमीटर 2 गुना होने का मतलब रेडियस 2 गुना होगा, तो ऐसे में कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसी वायर को तोड़ने की। ठीक है ना, जितना भी रेडियस था उस रेडियस के केस में 20 किलोग्राम वेट से वायर टूट जाता है, लेकिन अगर हम उसके रेडियस को 2 गुना कर दें तब कितना फोर्स लगेगा। इसके लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस, किसी भी वायर को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो उसके रेडियस, डायमीटर, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि आप कह सकते हैं मटेरियल डिपेंडेंट होता है। आप कह सकते हैं कि एक मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है, क्या? ब्रेकिंग स्ट्रेस। और स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मटेरियल वही है, भले हमने उसका रेडियस, डायमीटर, ये सारा कुछ चेंज कर दिया, तो F1 अपॉन A1 यानी इनिशियल कंडीशन में ब्रेकिंग स्ट्रेस और दूसरी वाली कंडीशन में ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये दोनों आपस में होंगे इक्वल। और बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फार्मूले को आप यूज करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इनिशियली कितना फोर्स लग रहा था? ये था 20 किलोग्राम वेट, और अपान में ये एरिया क्रॉस सेक्शन, तो रेडियस जब r था तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर या पाई r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, पाई r स्क्वायर एरिया सर्कुलर सेक्शन का। और ये F2 हमसे पूछ रहा है, और इसमें कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, डायमीटर को 2 गुना कर दिया, यानी रेडियस भी 2 गुना हो गया। तो जो r है वहां 2r लिखना होगा, तो पाई, और ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ r स्क्वायर से ये r स्क्वायर भी कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, F2 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 4, यानी कितना? 80 किलोग्राम वेट। 80 किलोग्राम वेट। तो अगर शुरुआत में 20 किलोग्राम वेट से वायर टूट रहा था, तो रेडियस 2 गुना करने पर 80 किलोग्राम वेट फोर्स की जरूरत होगी उस वायर को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपको देखिए, अगर आपको फोर्स की बजाय यहां पर सीधे सीधे ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया होता, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू, और उसमें फिर कहते हैं कि रेडियस को 2 गुना करने पर, अब बताइए कि ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बदलता नहीं है सेम मटेरियल के लिए। सेम मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बस फोर्स बदल रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेस में फोर्स और एरिया दोनों आता है। अगर आपने एरिया बदला है तो फोर्स भी बदलेगा, उसी रेशियो में बदलेगा, ताकि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो वो फाइनल और इनिशियल दोनों ही कंडीशन में उसकी वैल्यू सेम निकल के आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बैटरी बस जाने ही वाली है, तो उससे पहले ही हम क्वेश्चन क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा होगा, रेड से लिखा होगा, द बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमने शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 2 शायद किया था, उसमें यंग मॉडुलस पूछा गया था रिजिड बॉडी का, और यहाँ पर परफेक्टली रिजिड बॉडी का आपसे बल्क मॉडुलस पूछा जा रहा है, यानी के की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ऑप्शन है 0, यूनिटी, इन्फिनिटी, एनी फाइनाइट वैल्यू। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। रिजिड बॉडी का बल्क मॉडुलस कितना होता है? चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज U. If the spring is stretched by 10 सेंटीमीटर then its potential energy will be। ठीक है ना, एक वायर है और जब उसको 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग को जब 2 मीटर खींचा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U है। अगर उसको 10 सेंटीमीटर खींच दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ऐसा करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे फिर से बोर्ड पर। तो इन्होंने देखिए पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, और ये फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, 1/2 और के, और एक्स की जगह पर 2 सेंटीमीटर, चलिए 2 में ही रखिए, सेंटीमीटर में ही स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमें रेशियो लेना है तो उससे दिक्कत आएगी नहीं। दूसरे कंडीशन में हमसे पूछ रहे हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, और इस बार एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू के, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2k। मतलब इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2k के बराबर है, और यहाँ से इसको कैंसिल करिए, कितना रहा? ये
ये आ रहा आपका 50K। तो क्या हम 50K को ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 2K, है ना। 50K को हम बोल सकते हैं 25 इंटू 2K, और 2K जो है वो क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां रख देंगे तो 25 और U, और ये किसके बराबर, U डैश के बराबर, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 25 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट को 5 गुना कर दिया है, और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ स्क्वायर होता है। तो अगर 5 गुना इसको करेंगे तो 25 गुना ये हो जाएगा। सीधा सा आंसर है, सीधा सा आंसर है, यानी 25U, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज की इस क्लास का टोटल 18 क्वेश्चन, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके होमवर्क थे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और होमवर्क दे रहा हूं, ये चीज को मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आंसर को मिटा रहे हैं। और एक क्वेश्चन यहां पर मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन याद आ रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 एज अ होमवर्क। इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्टील वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर and radius 10 power minus 3 meter is 10 power minus 3 meter is twisted by 45 degree find out the work done, यानी वर्क डन इज, तो वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ये है 0.15 जूल, 0.15 जूल और 1.15 जूल, 1.15 जूल, 11.5 जूल, ठीक है ना, और अगला ऑप्शन जो है वह है 0.12 जूल। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, टीजीटी और पीजीटी का। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 पावर माइनस 3 मीटर, और इसको घुमाना है आपको, वायर को 45 डिग्री से इसको ट्विस्ट करना है। तो इस ट्विस्ट करने में कितना वर्क डन होगा, ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो आपके पास आज की क्लास के 2-3 होमवर्क हो गए। इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके आपका जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही आपको आज का ये लेक्चर और इस लेक्चर में हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है, आपका जो फीडबैक है, आपका जो रिस्पॉन्स है, वही हमें आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।